वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आज हम पढ़ने वाले हैं सैलरीज। हेड्स ऑफ इनकम का हमारा सबसे पहला हेड सैलरीज, जो हम डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं। देखो, सैलरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट टैक्स का और जो हेड्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये 510वां कैरी करता है आपकी सी इंटरमीडिएट की एग्जाम के अंदर। और आपको जो अभी अपकमिंग May 26 एग्जाम है, उसमें आपको 5 से 6 मार्क या इजीली दिलवा सकता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और कुछ भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना टेलीग्राम पे। आई एम अवेलेबल देयर। आपको ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो इजीली। और फ्रीली ये प्रिंटेबल भी है, और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ऐसे रेगुलर नए नोट्स या फिर पीडीएफ मिलते रहे, आपको सब मिलते रहे। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं सैलरी होता क्या है। देखो, आपको पता होगा कि भाई जो एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी, वो एक पर्टिकुलर मंथली का अमाउंट मिलता है एम्प्लॉय को, उसको सैलरी बोलते हैं। तो उसकी भी इनकम को टैक्स, वो भी इनकम है तो वो भी टैक्स होगी। लॉजिकल बात है। तो इसलिए उसको हम पढ़ते हैं टैक्स के अंदर। बहुत सिंपल लॉजिक बात हमें पता है। तो टैक्स कब होती है? यहाँ तो जब वो ड्यू होती है या तो रिसीट होती है, विच एवर इज अर्ली है। मतलब सपोज महीने की तारीख है, सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स का पे करना पड़ता है जब वो ड्यू होती है या फिर रिसीट होती है, विच एवर इज अर्ली है। ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल तो आप इसको आंसर कर देना, सिंपल बात है। आगे आता है हमारा एरियर्स ऑफ सैलरी। ये क्या होता है? सपोज पिछली बार हमें कोई सैलरी मिलने वाली थी, वो सैलरी हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, एरर हो गया था। पर हमें अभी इस बार वो सैलरी मिल गई, पहले हमें नहीं मिली थी। सपोज एक महीने की सैलरी हमें नहीं मिली थी, पर हमें इस महीने मिल गई है। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि भाई इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ओनली। मतलब जब रिसीव हुई है ना, हमें जब हमें सैलरी रिसीव हुई है, जिस साल रिसीव हुई है उस साल हमें टैक्स करना है। बट प्रोवाइडेड कि वो पिछले साल ऑन ड्यू बेसिस पे टैक्स ना हो गई। होता है ना कि मैंने ऊपर बोला ड्यू बेसिस या फिर रिसीट बेसिस, रिजल्ट है। तो अगर पिछले साल में ड्यू बेसिस पे अगर टैक्स नहीं हुई है, तो अगर इस साल रिसीव हुई है तो हमें इस साल उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। किसको? एरियर्स ऑफ सैलरी को। ये बात याद रखना। आगे आता है हमारा एडवांस ऑफ सैलरी। ये क्या होता है? देखो, हमें सैलरी एडवांस में मिली है, हमें पहले ही मिल गई, आगे के मंथ की भी हमें अभी के अभी मिल गई, तो हमें अभी के अभी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस मिली, अभी टैक्स पे करना है। एरियर्स रिसीव हुआ तो जिस साल में टैक्स हुआ, अगर टैक्स हो गया पिछले साल में तो ठीक है। अगर पिछले साल में टैक्स होना बाकी है तो हमें इस बार रिसीव हुए एरियर्स, तो हमें एरियर्स जिस साल रिसीव हो उस साल टैक्स करना है। सिंपल चीज है। तो एरियर क्लियर हो गया, एडवांस क्लियर हो गया, और सैलरी कब बुक होती है, फिर कब इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल बनती है, तो हमें वो भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि भाई सैलरी का भी ट्रीटमेंट मल्टीपल रिजीम के हिसाब से होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मल्टीपल रिजीम है। मल्टीपल ऐसे दो ही रिजीम है। एक तो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एक है हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो इन 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 डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उसमें तो भाई फिक्स है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, एक पर्टिकुलर अलाउंसेस मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो हम आगे पूरा पढ़ते क्या क्या उसके अंदर है। सबसे पहले देखो भाई, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सेक्शन क्या है? सेक्शन 115 बीएसी। हम आपने अगर आपको पता ना हो तो फिर आप प्लीज एक बार बेसिक का लेक्चर देख के आइए। आप मैंने पूरा क्लियर किया सारे सेक्शंस को, सब कुछ भाई कौन सा रिजीम क्या है, कितना टैक्स स्लैब उस पर लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, हमने पहले देखा भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता क्या है। बेसिक्स मैंने देख लिया। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई आपको मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। आप एक बार जाकर बेसिक भी देख लेना। आगे आता है देखो, सबसे पहले कि भाई जो बेसिक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें हमारा लोअर रेट ऑफ टैक्स है, थोड़ा रेट कम है पहले से। जो ऑप्शनल है ना टैक्स रिजीम, उसके कंपैरेटिवली जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें जो 115 बीएसी है उसमें थोड़ा टैक्स रेट कम दिए गए। उसमें रेट्स बहुत कम है, उसमें आई थिंक टैक्स भी कम लगता है एज कम्पेयर टू जो हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम था। एक तो हमें ये मानना पड़ेगा, तो हमारी सैलरी बच सकती है। आगे आता है फ्यूअर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन पर हमें काफी छीन लिए गए हैं। जैसे देखो, कुछ कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल थे ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं। ये आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा कि भाई बहुत सारे अलावेंसेज, एग्जाम्पल हाउस रेंट अलावेंसेज, लीव ट्रेवल अलावेंसेज, तो वो सब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो सिर्फ ऑप्शनल में अवेलेबल थे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं भाई बहुत सारे डिडक्शन, एग्जाम्पल प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल थे ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ अलाउंसेस एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे टैक्सेस का रेट लोअर है। और उसमें एक और अच्छी बात है कि भाई इसमें इसमें जो जो डिडक्शन मिलता है ना हमारा, जो एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर आपको डिडक्शन मिल गई। सपोज आपकी इनकम 10 लाख है, तो 75,000 माइनस करके हम करेंगे कैलकुलेट। क्या करेंगे? 75,000 माइनस करके हम कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये मिलने ही वाला है। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको 70 माइनस करके करेंगे, फिर आपकी इनकम टैक्स होगी 11,25,000 के ऊपर। तो इस वे में आपका टैक्सेबिलिटी लगेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। बहुत क्लियर है, सिंपल है। आगे आता है
ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये क्या होता है? देखो हमने तो अभी तक पढ़ लिया भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या था, उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना कैसे पढ़ना पड़ता है, और हमें मिलता है वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, पर यहाँ पे मिलता है 50,000 का ओनली। पर यहाँ पे सारे अलाउंसेस, सारे एग्जेम्पशंस अलाउड है, जो भी आपने पढ़े होंगे ना, जैसे LIC में हम इन्वेस्टमेंट करते तो वो भी अलाउड है। एग्जाम्पल हमने कुछ हाउसिंग रीपेमेंट की, हाउस लोन रीपेमेंट किया तो वो भी यहाँ पे अलाउड है। हमें यहाँ पे लगभग सब कुछ अलाउड है। पर यहाँ पे आपको रेट्स हाई मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो डिडक्शन मिल रहा है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, वो थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। पर स्टिल बेनिफिशियल हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही होगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट काफी कम है। आप एक बार बेसिक पढ़ना उसको, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे देखते हैं अलाउंसेस ये क्या होती है। देखो कुछ कुछ चीजें हमें सैलरी के अलावा भी मिलती है। एग्जाम्पल, हमें हाउस रेंट मिलता है कि भाई आप भले अगर रेंट पे रहते हो तो आपको हम हाउस का रेंट पे कर देंगे एज एन एम्प्लॉयर। तो कई कई लोग हमें हाउस रेंट भी पे करते हैं, कई कई एम्प्लॉयर। तो वो भी तो एक टाइप की हमारी सैलरी होगी, लॉजिकल बात है। हाँ सर, वो सैलरी होगी हमारी, तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, उसको भी तो हम काउंट करेंगे सैलरी के अंदर। तो हाँ वो भी कर सकते हैं, पर उसमें पहले समझते हैं भाई मल्टीपल क्या क्या अलाउंसेस है, क्या क्या अलाउंसेस नहीं है, और कौन से अलाउंसेस को हम एग्जाम रखेंगे, मतलब जो फ्री के, कौन से अलाउंसेस हमारे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे फुल्ली, और कौन से अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जाम्प्ट है। तो देखते हैं कैसे कैसे अलाउंसेस हमारी टैक्सेबिलिटी होती है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे टोटल टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो भाई कुछ कुछ अलाउंसेस दोनों रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है। देखो अलाउंसेस भी टैक्सेबल होते हैं रिजीम वाइज, किसी किसी रिजीम में कोई कोई अलाउंस टैक्सेबल होगा, किसी किसी रिजीम में कोई अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो फुली टैक्सेबल है, जो फुली टैक्सेबल है दोनों रिजीम के लिए, जो फुली टैक्सेबल है दोनों रिजीम के लिए, सबसे पहला आता है हमारा DNS अलाउंस। ये फुली टैक्सेबल है चाहे कोई भी रिजीम हो, ऑप्शनल हो या फिर न्यू रिजीम हो या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो, जो भी हो। तो DNS अलाउंस DA फुली टैक्सेबल है हमारा। आगे आता है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये भी फुली फुली टैक्सेबल है। आगे आता है हमारा मेडिकल अलाउंस, ये भी फुली टैक्सेबल है। आगे आता है ओवर टाइम अलाउंस, फिर आता है टिफिन एंड लंच अलाउंस, फिर आता है सर्वेंट अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, चाहे कोई भी रिजीम हो, दोनों रिजीम में फुली टैक्सेबल है। आपको ये बात याद रखनी है, पूछ सकते हैं MCQ के अंदर ये। आगे आता है हमारा पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट या फिर स्पेसिफिक एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, ठीक है, वो उसमें भी मल्टीपल है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है कि भाई ये सिर्फ ओनली ऑप्शनल रिजीम के लिए, ये बात याद रखना है। जो भी मैं यहाँ पे अभी अलाउंसेस बोलूंगा वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए नहीं है। ये सारे अलाउंसेस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल रिजीम के लिए है। आप बात याद रखना, जिसमें हायर रेट ऑफ टैक्स है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, ये उस रिजीम के लिए। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। देखो आगे आता है कि भाई हाउस रेंट अलाउंसेस, ये क्या होता है? मैंने अभी भी आप एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कोई घर पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, तो आपको रेंट मिलेगा कंपनी के द्वारा, ताकि आप उसको भर पाओ। तो ये भी एक टाइप की आपकी इनकम ही होगी, सैलरी का पार्ट ही हो गया आपका एक टाइप का। सबसे पहले हम देखते हैं भाई ये एग्जाम कब है। ये एग्जाम सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, अगर आप डिफॉल्ट फॉलो करते हो तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, आपको याद रखनी है। और ये कितना एग्जाम है सर? ये 1 करोड़ तो एग्जाम होगा नहीं, तो देखो कितना कितना एग्जाम है। सबसे पहले भाई अगर HR जो एक्चुअल रिसीव हुआ है, या तो रेंट पे किया माइनस 10% सैलरी कर लो। सपोज रेंट हमने 100 रुपये पे किया और सैलरी में 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का सपोज 10% 100 रुपये, तो पूरा एग्जाम हो गया। हमने रेंट 200 रुपये पे किया, 10% सैलरी करो तो 100 रुपये हो गई, तो 100 रुपये एग्जाम हो गया हमारा, 100 रुपये हमें भरना पड़ेगा, उसके बाद हमें टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें मैं कर सकती हूँ। यहाँ तो 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटी, या यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी इन नॉर्मल सिटीज, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी लेस होगा, जो भी हमारा लीस्ट होगा, कोई भी लीस्ट अमाउंट हमें देखो हमें वाइल डूइंग सम्स हमें तीनों एक कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए, और जो भी लोअर अमाउंट आएगा, हमें उसका लेना है डिडक्शन, उसका लेना है हमें एग्जेम्पशन अमाउंट, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो सबके जो भी तीनों में से जो भी नीचे वाला अमाउंट है ना, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी वाले अमाउंट पे हमें टैक्स पे करने की जरूरत है। कौन सा अमाउंट? HRA वाला अमाउंट, ठीक है। तो तीनों को पहले कैलकुलेट करो, तीनों को फिर लोअर कर लो, फिर HRA से उतना एग्जाम कर लो, सिंपल बात है। आगे आता है, एक कम बात हमें नोट करनी है कि भाई जो मेट्रो सिटी होती क्या है, वो होती है हमारी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और सैलरी क्या क्या है? सैलरी में आता है हमारा बेसिक वाला आता है, एक तो हमारा बेसिक आता है, हमारा DA आता है अगर रिटायरमेंट बेनिफिट हमें मिल रहा है। क्लियर है? वो होता है ना DNS अलावेंसेस, तो तभी लेना जब हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा हो। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो हमें DA नहीं लेना।
और कमीशन कितना कभी कभी मिलता है ना, भाई आपने कुछ अच्छा काम कर लिया तो आपको कमीशन मिल गया, 1% ऑफ टर्नओवर आपको मिल गया, तो वो भी अगर मिल रहा है तो हमें वो भी काउंट करना है सैलरी के अंदर, सिंपल बात है। आगे देखते हैं स्पेशल अलाउंसेस होते क्या है। देखो ये कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो हमें ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कुछ बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी हैं। मैं अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे अलाउंसेस सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए, डेफिनेट के लिए नहीं है, बात आप याद रखना। सबसे पहले आता है हमारा परफॉर्मेंस ड्यूटी रिलेटेड। हमने सपोज को अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, हमने कुछ अच्छा कुछ परफॉर्म कर लिया, तो उसके लिए भी हमें मिल सकता है कोई अलाउंसेस, ठीक है। तो उसका सबसे पहले अभी एग्जाम टू द एक्सटेंड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये बात याद रखना कि भाई कि हम सपोज हमने ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हमें ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिले, तो ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिले तो जितना खर्चा हुआ है उतना हमें अलाउ होगा, ठीक है, उतना हमें खर्चा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उतना ही हमें अलाउंसेस अलाउ होंगे, स्पेशल अलाउंसेस अलाउ होंगे। आगे आता है मतलब उतना हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल उतना भी खर्चा हुआ है। आगे आता है पर्सनल एक्सपेंस रिलेटेड, एग्जाम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट है, ठीक है। अगर हम कुछ पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है हमारा, वो 100 रुपए का है, ठीक है, उतना हम कर रहे हैं तो हमें एग्जाम्प्ट है। पर कितने के बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए, अप टू 2 बच्चों के लिए 100 रुपए का। अब बोलोगे सर ये क्या मजाक है, 100 रुपए का क्या होता है? तो बेटा ये जो रूल बने थे ना वो 1961 में बने थे, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 वाला है। तो यहाँ पे 100 रुपए का, 100 रुपए का यहाँ पे एग्जाम चीज है, ठीक है, 2 बच्चों के लिए, अगर कोई भी हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो रहा है तो थोड़ा मजाक मस्ती तो है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आगे आता है हॉस्टल अलाउंस, वो भी 300 रुपए हमारा एग्जाम है, वो भी 2 बच्चों के लिए। तो अगर तुम्हें 300 रुपए अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो तुम्हें उसका टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, और तुम्हें 100 रुपए मिल रहा है एम्प्लॉय से फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, तुम्हें उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और सर मजा आ गया। आगे आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये क्या होता है? देखो अगर तुम्हें कुछ भी कन्वेंस मिल रहा है, भाई तुम्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम्हें चीजें मिल रही है, भाई पैसे मिल रहे हैं, भाई तुम यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कंपनी के लिए, तो आपको पैसे दे दी गए। तो कितना एग्जाम्प्ट है? देखो एग्जाम्प्ट अप टू 3200 रुपीज पर मंथ, बट ओनली फॉर ब्लाइंड, डेफ, डम्ब एंड हैंडीकैप एम्प्लॉइज, अगर उनको मिल रही है अलाउंस तो ही एग्जाम्प्ट है, वरना सबके हाथ में टैक्सेबल ही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस ड्यूटी रिलेटेड मतलब क्या? कुछ भी हमें ड्यूटी परफॉर्म करनी है स्पेसिफिकली, उसमें हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उतना अगर जो स्पेसिफिक जो एक्चुअल खर्चा हो रहा है, एक्चुअल जो खर्चा हुआ है वहां तक तो एग्जाम्प्ट है। अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उस ड्यूटी के, तो फिर हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे पर्सनल एक्सपेंस रिलेटेड क्या होता है? अब अगर हमें कुछ भी पैसा खर्चे मिल रहे, एग्जाम्पल बच्चे की एजुकेशन के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, तो 100 रुपए 2 बच्चों के लिए मिल रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। वैसे 300 रुपए अगर हॉस्टल के लिए मिल रहे हैं बच्चों के लिए, तो 2 बच्चों के लिए मिल रहे हैं 300 रुपए, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। फिर ट्रैवल अलाउंस में मिल रहा है, वो भी 3200 रुपए तक का मिल रहा है, वो भी किसके लिए? ब्लाइंड, डेफ, डम पर्सन के लिए मिल रहा है। किसके लिए? ब्लाइंड, डेफ और डम पर्सन के लिए मिल रहा है, और हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए मिल रहा है, तो वहां तक का एग्जाम्प्ट है। सिंपल बात है, क्लियर हुआ? आई थिंक सिंपल बात है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पशन फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम थे जो अभी मैंने बताया ना, और जो उसके ऊपर जो बोथ वाले थे वो तो बोथ लिए आपको मैं बता ही दिया ऑलरेडी। आगे आता है रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ये क्या होता है? देखो हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, चाहे पेंशन के फॉर्म में, ग्रेजुएटी के फॉर्म में, पीएफ के फॉर्म में, जॉब भी है, ठीक है, हम सारे पढ़ेंगे। अब हर एक के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर कोई 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 एग्जाम भी है पर टैक्स हमें पे करना पड़ सकता है, जो भी हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें मिलते हैं आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, ठीक है। सबसे पहले हमारा ग्रेजुएटी। देखो अगर आप कंपनी में 5 साल भी अगर आपने काम किया हो ना, 5 साल 10 साल अगर आपने काम किया कंपनी में, फिर भी आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है। ये ही रूल है, अगर वो आप ग्रेजुएटी में कवर्ड हो तो सिंपल बात है, वो ग्रेजुएटी मिल सकती है। तो वो कैसे मिलेगी? देखो देखते हैं। पहला हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको जो भी मिलेगा ना ग्रेजुएटी, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ग्रेजुएटी पता है ना क्या होती है? मैंने बताया एज अ गिफ्ट टाइप, एज अ ग्रेटिट्यूड टाइप के, भाई आपने 5 साल हमें हमारे यहाँ पे काम किया, आपको हमारा 10 साल काम किया, तो ये लो एक गिफ्ट ले लो, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप गिफ्ट ले लो, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, ग्रेजुएटी बोलते हैं कि भाई तुमने काम किया अच्छा खासा। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है वो, ठीक है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा वो, तो फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हो रही है, वो कितना एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। पहली बात तो वो अगर कवर हो रहा है, इसमें भी 2 कैटेगरी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो कवर हो रहा है ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट के अंदर, ये एक एक्ट है हमारा ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट, अगर वो उसके अंदर कवर हो रहा है, वो एम्प्लॉय उसके अंदर कवर हो रहा है, तो कुछ तीनों में से कोई भी लोअर वाला अमाउंट होगा वो हमें एग्जाम्प्ट होगा, उतना हमें उसके ऊपर हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है 3 कैटेगरी, कौन सी? सपोज या तो एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट, या तो 20 लाख, या तो 15 days ऑफ सैलरी फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो हमें इस वे में इन 3 कैटेगरी को हमें गिनना पड़ेगा, वो हमारा ग्रेजुएटी के लिए हम काउंट करेंगे। और 15 डे
15 days of salary of every completed year based on the last drawn salary of 26 days। तो ये होता है हमारा जो भी हमें तीनों में से लोअर होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। अगर उसके ऊपर कुछ मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। सिंपल बात है। मतलब एक्चुअल ग्रेजुइटी मिली या तो 20 लाख मिला या तो 15 दिन पर ईयर का कर लो। सपोज हमने 20 साल काम किया तो 20 इंटू 15 डेज कर लो, डिवाइड बाय 365 डेज, ऐसा कर लो। 20 इंटू 15 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, अगर हमने 20 साल काम किया है तो अगर ऐसा कुछ ले लो। तीन में से जो भी हमारा लोअर निकल रहा है अमाउंट उतना हमारा एग्जाम होगा, बाकी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल बात है। वैसे ही अगर हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पर वो कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट के अंदर, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हमारा एग्जाम होगा। एक्चुअल ग्रेजुइटी में मिली या तो 20 लाख रुपए हमें मिली या तो जो हाफ मंथ ऑफ सैलरी ऑफ वॉट एवर ईयर्स वर्कड बट एवरेज 10 मंथ ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट विदड्रॉन। ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे क्या था, बेस्ड ऑन लास्ट विदड्रॉन सैलरी ऑफ 26 पर डेज। मतलब उसमें लास्ट महीने में सपोज हम 1 लाख रुपए निकालते हैं, 1 लाख रुपए निकालते हैं, डिवाइड बाई 26 करो, इंटू 15 कर दो, तो वो हमारा अमाउंट मिल गया। उसको करो इंटू 20। सपोज अगर हमने 20 साल काम किया तो उसको करो इंटू 20, फिर डिवाइड बाय कर दो 365। सिंपल चीज़ है। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 20 साल काम किया तो इंटू यहाँ पे कर लो 15 डेज और इंटू लास्ट जॉन सैलरी सपोज हमारी भी 2,000 रुपये थी पर डे, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो ऐसा कर लो और डिवाइड बाय 365 कर लो। सिंपल चीज़ थी यहाँ पे। बहुत क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? खत्म बात। आ गया था यहीं पे सिर्फ, पर यहाँ पे लास्ट 10 मंथ का एवरेज हमें निकालनी सैलरी की। यहाँ पे ये बात याद रखनी, यहाँ पे लास्ट विड्रॉन सैलरी नहीं, यहाँ पे एवरेज लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालनी है। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ मंथ की सैलरी से, मतलब 0.5 मंथ से मल्टीप्लाई करना है और इसमें डिवाइड बाय 12 करना। इसमें डिवाइड बाय 12 करना, ये याद रखना, इसमें डिवाइड बाय 12 करना है। मतलब सपोज हाफ मंथ है तो 0.5 डिवाइड बाय 12 इंटू सपोज 2,000 रुपये हमारा एवरेज हाफ मंथ की सैलरी निकली तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया, इंटू नंबर ऑफ ईयर सपोज 20 ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स हमारे हो गए। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चीज़ थी ये। बस ये चीज़ है यहाँ पे। आ गया था पेंशन। पेंशन क्या होती है हमारी? देखो दो तरीके की पेंशन होती है। एक तो हमें मंथली मिलती है, उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड। दूसरी हमें पूरी एक साथ मिल जाती है, उसको बोलते हैं कम्यूटेड। तो अगर मैं मंथली मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। अगर मैं मंथली मिल रही है ना, अनकम्यूटेड मंथली मंथली हमें पेंशन मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल। अगर हमें लमसम मिल रही है, अगर हमें एक साथ पूरी की पूरी मिल रही है, हमें मंथली नहीं मिल रही है, तो उसमें भी तीन चीज़ें होगी हमारी और उतना पर्टिकुलर अमाउंट हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबसे सपोज अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी तो एग्जाम्प्ट ही फुल्ली एग्जाम्प्ट है अगर उन्हें लमसम मिल रही है तो। सिंपल बात है। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और विद ग्रेचुइटी कवर्ड है, ग्रेचुइट पेमेंट एक्ट के अंदर कवर्ड है, तो 1/3 उसका हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अमाउंट। 1/3 उसका अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर ग्रेचुइटी पेमेंट के अंदर कवर्ड है। अगर वहाँ पे कवर्ड नहीं है, विदाउट ग्रेचुइटी है और मतलब उसमें कवर भी नहीं है, तो हमारा हाफ ऑफ द सैलरी हमारी एग्जाम्प्ट होगी। अगर ग्रेचुइटी मिल रही है तो हमारा 1/3 हमारा एग्जाम्प्ट होगी पेंशन। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो हमारा हाफ होगा एग्जाम्प्ट अमाउंट। सिंपल चीज थी, बहुत बहुत सिंपल चीज थी। आगे देखते हैं लीव एनकेशमेंट। ये क्या होता है? सपोज हमने पता है हमें कुछ पर्टिकुलर लीव अलाउ होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ पर्टिकुलर लीव्स अलाउ होती है और अगर हम लीव्स नहीं लेते हैं ना या फिर कम लीव्स लेते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे मिलते हैं कि भाई तुमने कम लीव्स लिए, तुम उसके बदले ही पैसे ले लो। उसको बोलते हैं लीव एनकेशमेंट। आपने लीव नहीं ली और लीव नहीं लेने के बदले आपने पैसे ले लिए, उसको बोलते हैं लीव एनकेशमेंट। क्या बोलते हैं? लीव एनकेशमेंट। आपने छुट्टी नहीं ली और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए, उसको बोलते हैं लीव एनकेशमेंट। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, लीव एनकेशमेंट कर लिए, ड्यूरिंग द सर्विस ही कर लिए, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आपके रिटायरमेंट के बाद अगर आपने लीव एनकेशमेंट करवाई है, रिटायरमेंट के बाद, ड्यूरिंग सर्विस आपने नहीं करवाई, उसके बाद करवाई है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। इफ यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस कोई भी तीन में से जो भी छोटा होगा ना, सबसे जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। क्या क्या अमाउंट होगा भाई? वो हमारा सबसे पहले अगर एक्चुअल जो रिसीव हमारा हुआ है ना, जो कुछ हमें एक्चुअल रिसीव हुआ है, यहाँ तो 25 लाख रुपए, या तो वो ले लो, या तो 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी ले लो आप, या तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेड लीव। मतलब ऐसी कुछ लीव जो हमने ली नहीं थी, कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद हमें कितना कैश मिलना चाहिए था? मैक्सिमम 30 डेज एवरी ईयर। अब 30 दिन का आप सपोज आपको 50 लीव मिल रही है और आपने 50 नहीं ली, पर हर साल का 30 ले लो। 30 लेके जितने साल आपने लीव नहीं ली है उसे मल्टीप्लाई कर लो,
और कितने का आपको कैश मिलना चाहिए था उसके बदले, वो आपका निकल जाएगा। तो या तो ये, या तो 10 मंथ एवरेज सैलरी, या तो 25 लाख, या तो हमारा एक्चुअल रिसीव्ड। इन सब में से कोई भी छोटा, कोई भी लीस्ट अमाउंट, या तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिंपल बात। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जाम्प्ट है, सिंपल चीज है। अगर आप ड्यूरिंग सर्विस ले रहे हो तो भाई फुली टैक्सेबल है। क्लियर हो गया आपको? सिंपल चीज थी बहुत। आगे देखते हैं। वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम, ये क्या होती है? देखो, ये वो स्कीम है कि जो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो ना, तो उसके बदले आपको कुछ पेंशन मिलती है भाई। आपने, क्योंकि आप थक गए काम करते करते, तो आपने ले ली वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलता है, कुछ पेंशन मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो एग्जाम्प्ट अप टू 5 सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब 5 लाख तक तो बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, पर कुछ कुछ कंडीशन में फुलफिल करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, हमारे में इतना ही मेंशन है कि भाई 5 लाख तक हमारा एग्जाम्प्ट है। उसको बोलते वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर आप रिटायर हो रहे हो, वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, तो आपको 5 लाख तक का अमाउंट जो भी आपको मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है। क्लियर हुआ? देखो, हमने पार्ट टू, 2 पार्ट में बनाई है पूरा वीडियो। आपको जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, आपको जो भी आपको नेक्स्ट वाला जो हमारा कंटेंट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर एक्सेस कर सकते हो उस पूरे वीडियो को। और आप प्लीज़ डाउनलोड करिए पीडीएफ को और टेलीग्राम के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल को दबा देना। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।